हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पार्ट देखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ के आपको मज़ा आएगा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है अगर हम लोग देखें, क्योंकि एवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में, हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेगा और इसमें काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर आप एक बार में पढ़ लोगे और आपको पूरा बिल्कुल समझ आ जाएगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंट रहना पड़ता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है एडवेंचर को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं और आपका 10th का सिलेबस का कंप्लीट कवरेज हम कराएंगे इस चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एवोल्यूशन और हेरिडिटी दो अलग अलग टर्म है। आज के वीडियो में हम लोग किस चीज़ पर फोकस करेंगे? हेरिडिटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन एक अलग टर्म है जिसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी। आज हमें बस हेरिडिटी के बारे में देखना है, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या चीज़ है? आपको हेरिडिटी टर्म से क्या पता चल रहा है? हेरिडिटी क्या चीज़ है? हेरिडिटी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा ट्रेट जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होता हो। जैसे कि अगर किसी की ब्लू आइज है तो हम कहते हैं कि अच्छा, इसको ब्लू आइज उसके हेरिडिटरी ट्रेट से मिली है, मतलब कि उसके पापा या मम्मी की ब्लू आइज होगी और इस वजह से उसके भी ब्लू आइज है। और क्या कहते हैं कि इसने इनहेरिट किया है। इसने इनहेरिट किया का मतलब क्या है कि उसने अपने फादर या मदर साइड से वो कैरेक्टर एक्वायर किया है, ठीक है। तो हेरिडिटी से बेसिकली हम लोग ये समझते हैं। अब हमें देखना है कि साइंटिफिक टर्म्स में ये हेरिडिटी है क्या। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी होगी। दो चीज़ें क्या क्या है? ट्रेट्स के बारे में जानना होगा, ट्रेट्स, और उसके भी दो टाइप जानने होंगे, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो ट्रेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले ट्रेट्स, और उसके बाद हम देखेंगे अभी कैरेक्टर्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको आते रहेंगे इन थ्रू आउट द चैप्टर। तो इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो अभी से अगर आप क्लियर करके चलोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी पड़ेगा ये चैप्टर को समझना। नहीं तो आप इन टर्म्स में ही कंफ्यूज होकर रह जाओगे और चैप्टर फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब भी ये टर्म्स आपको थ्योरी में देखने को मिलेंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दो टर्म्स है यहाँ पे, ट्रेट्स और कैरेक्टर, ठीक है। दो टर्म्स है, ट्रेट्स और कैरेक्टर। अब ये दोनों चीजें क्या होती है इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के एग्जाम्पल से लेके चलते हैं ट्रेट्स और कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो सपोज कि अगर हम बात करें हाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं हाइट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हाइट किस तरीके की हो सकती है? हाइट हो सकता है कि कोई आदमी बहुत टॉल हो या फिर हो सकता है कोई आदमी बहुत शॉर्ट हो, ठीक है। तो अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट में वो आदमी टॉल हो सकता है, हाइट में वो आदमी शॉर्ट, या फिर हाइट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ड्वार्फ, DRAWF, ड्वार्फ, ठीक है। तो हाइट की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो टॉल हो सकता है और वो ड्वार्फ हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है, जो वर्ड कैरेक्टर है वो क्या है? वो हाइट है। हाइट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। जो हाइट है वो क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। और अगर ट्रेट्स की बात करें, जो हमने यहाँ पे लिखा था ट्रेट्स, जो ट्रेट्स हैं वो है टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या चीज़ है? वो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। कैरेक्टर जैसे कि आई कलर, ठीक है, आई कलर इज अ कैरेक्टर। और अगर उसके अर्थ की बात करें तो किस किस हो सकता है, जैसे ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू, वो कैरेक्टर था। तो मतलब कैरेक्टर वो चीज़ है जो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, जो एक उसके ऊपर के लेवल की क्लासिफिकेशन है, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। पर ट्रेट की बात करें तो उसके एक लोअर लेवल का क्लासिफिकेशन है, मतलब कैरेक्टर्स के विद इन सब क्लासिफिकेशन के अंदर ट्रेट्स आएंगे। और एक ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर है तो हाइट कुछ ना कुछ तो सब में होगा, चाहे वो टॉल हो चाहे डॉर्फ हो। पर ट्रेट की बात करें तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वो होगा। तो आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया हो सॉरी, ट्रेट्स और कैरेक्टर में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है अगर आप क्लियर करते नहीं चलोगे। तो कैरेक्टर का एग्जांपल क्या मैंने बोला? जैसे हाइट बोला, ठीक है, और क्या बोला? आई कलर बोला, ठीक है। अगर ये दो एग्जांपल कैरेक्टर के हैं तो इनके दो ट्रेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? हाइट के लिए ट्रेट्स में क्या हो जाएगा? टॉल और ड्वार्फ,
ठीक है। और आई कलर के लिए ट्रेड्स क्या हो जाएंगे? आई कलर के लिए ट्रेड्स हो जाएंगे ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि ट्रेड्स और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको ये जब डिफरेंस क्लियर हो गया तो अब हम ट्रेड्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जो हमें यहाँ पे मैंने जो लिखा है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। देखो, अभी हम हेरिडिटी और एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बस उन ट्रेड्स से मतलब है, जो ट्रेड्स पास ऑन हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था आई कलर का। तो अगर हम किसी के आई कलर को स्टडी करें, जो कि एक कैरेक्टर है, ठीक है, और उसमें हमने पाया कि उसका ब्लू आई कलर है, जो कि एक ट्रेट हो गया। कैरेक्टर हमने स्टडी किया आई कलर, उसका एक ट्रेट हो गया। एक इंडिविजुअल को हमने लिया सैंपल किया और उसमें देखा ब्लू आई कलर है, जो कि उसका ट्रेट हो गया। तो ये जो ट्रेट है ये पास ऑन हुआ है जेनेटिकली। ये पास ऑन होता है, आई कलर का ट्रेट मदर और फादर से पास ऑन हुआ है। तो इस तरीके के ट्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके के ट्रेट को हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेड, मतलब कि उसको हेरिडिटी में वो चीज मिली है, ठीक है, उसने खुद से एक्वायर नहीं किया है। और ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो एक और कैटेगरी बचेगी ट्रेड्स की, जो होगा एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो एक्वायर्ड ट्रेड क्या है? सपोज वो बॉडी बहुत सही मसल्स गेन कर लिए उसने, ठीक है, तो उसने जो मसल गेन किया है वो उसने अपनी खुद की मेहनत से, खुद के वर्कआउट रिजिम की वजह से, खुद के डाइट की वजह से उसने वो मसल गेन किया है। उसको ऐसा नहीं है कि वो जो मसल प्रॉपर्टी थी, जो मसल मास था उसका, वो उसको जेनेटिकली पास ऑन हुई थी उसके फादर और मदर से, नहीं, उसने अपने इंडिविजुअल लेवल पे उन मसल्स की एक्सरसाइज किया है, इसलिए उसका मसल बल्क अप हुआ है। तो वो कैसे ट्रेट हो गया? वो एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक्वायर किया, उसने खुद से अपने ऊपर काम किया है ताकि वो प्रॉपर्टी उसको मिल सके, वो कैरेक्टरिस्टिक उसको मिल सके। कौन सी? मसल मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रेड्स में एक्वायर्ड और इनहेरिटेड हो गए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ तक का सब चीज। इनहेरिटेड ट्रेड्स की हमें बात करनी है इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, हेरिडिटी ये सब की जब बात कर रहे हैं तो हमें एक्वायर्ड ट्रेड से मतलब नहीं है, फिर वो तो इनफाइनाइट उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक्वायर्ड ट्रेड कुछ भी आदमी कर रहा है खुद के लेवल पे, जिसका उसका अपने लेवल पे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो होगा, पर जेनेटिकली देखे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होने वाला है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स है तो उनको हमें छोड़ देना है, हमें फोकस करना है इनहेरिटेड ट्रेड्स पे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स पे हम लोग फोकस करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मदद करते हैं इन ट्रेड्स के मिक्सिंग में, इन ट्रेड्स के नए नए फॉर्म ओरिजिनेट होने में। और मैंने बताया था कि कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग होती थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे ट्रांसफर होता था गेमीट्स का, क्रॉसिंग ओवर होता था। तो इस वजह से क्या होता था? मिक्स एंड मैच होते थे कैरेक्टर्स के और नया कैरेक्टर बनता था। क्या बोला था मैंने? ए सेक्सुअल में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था? क्लोनिंग होती थी। और क्लोनिंग का मतलब क्या होता था? मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी बनता था, एग्जैक्ट कॉपीज। तो जेनेटिकल लेवल पे देखे, सपोज हाइपोथेटिकली अगर सोचे, हाइपोथेटिकली मतलब कि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, बस अगर हम सोचे कि एक ह्यूमन भी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करने लगा सपोज, तो ह्यूमन भी क्लोन बनाता। तो मतलब जो ह्यूमन का कॉपी बनता ए टू बी, वो बिल्कुल डिट्टो सेम होता। पर क्या कभी ऐसा होता है? क्या अगर आप अपने फादर और मदर के गेमीट्स के फ्यूजन से आए हो, तो क्या आप अपने फादर या मदर की एग्जैक्ट रेप्लिका हो? क्या एग्जैक्ट कॉपी हो? नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि जो ह्यूमन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मैंने आपको बताया था गेमीट्स का क्रॉसिंग ओवर होता है जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर क्या चीज़ है? क्रॉसिंग ओवर एक जेनेटिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके जो क्रोमोसोम, सबके दो दो कॉपी रहेंगी क्रोमोसोम की, अभी मैं आऊंगा इस चीज पे। सबके दो दो कॉपीज रहेंगी क्रोमोसोम की। तो इसमें क्या होगा कि सपोज ये पैटर्नल साइड की कॉपी है, मैटरनल साइड की कॉपी है, कोई भी क्रोमोसोम ले लो, आपको पता है ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम है, या तो आप कह सकते हो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर कितने? 46 क्रोमोसोम्स है या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स होते क्या है? सबसे मेन बात तो ये है, पहली बात, जब अगर आप एक सेल देखोगे, अगर हमने एक सेल देखा, ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा,
क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही वो पड़ा रहता है इंटेंगल्ड फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में, ऐसे मास ऑफ थ्रेड पूरा ऐसे फैला रहता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है ये, इसको हम लोग कह सकते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, पर अगर इस सेल को डिवाइड होना है, सपोज इस सेल को अब डिवाइड होना है और दो सेल को गिव राइज करना है, दो सेल को गिव राइज करना है, तो ये जस्ट बिफोर डिवाइडिंग क्या होगा, जो क्रोमैटिन था, जो आपका इंटेंगल्ड मास था, वो धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगेगा, स्ट्रेट होके कंडेंस होने लगेगा और वो कुछ इस स्ट्रक्चर की बॉडी बनाने स्टार्ट कर देगा, ऐसे इस स्ट्रक्चर की बॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमैटिन का ही कंडेंस फॉर्म है और इसके अंदर क्या है, आपके डीएनए है, इसके अंदर आपके क्या है, जीन्स है, सब चीज यहीं से कंट्रोल होगा। डीएनए क्या है, डीएनए तो ये पूरा ही था, जो क्रोमैटिन था वो डीएनए का ही इंटेंगल्ड फॉर्म था। जीन्स क्या है, जीन्स होता है एक डीएनए पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट, सपोज इतना दूर एक जीन है, ठीक है, तो ये कुछ कंट्रोल करता होगा। सपोज कि ये क्या कंट्रोल करेगा, सपोज हेयर ग्रोथ कंट्रोल करता है ये इतने दूर का सेगमेंट, मतलब इतने दूर के सेगमेंट के अंदर कोडेड एक कोडेड डाटा है जो कि कंट्रोल करेगा क्या, सपोज हेयर ग्रोथ का। अब यहाँ पे एक और जीन होगा इस सेगमेंट पे सपोज, ठीक है, तो ये कुछ और कंट्रोल करेगा। ठीक है, इस जगह पे कुछ और सेगमेंट होगा, ये कुछ और कंट्रोल करेगा। तो जीन क्या है, वो सेगमेंट्स है डीएनए पे जो कि एक पर्टिकुलर चीज कंट्रोल करेगा और हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर और ट्रेड के लिए एक अलग अलग जीन्स होंगे। ठीक है, ये कुछ नई चीज नहीं है, वो डीएनए के ऊपर के ही सेगमेंट है, एक सेगमेंट जो कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो जस्ट बिफोर डिवाइडिंग ये सेल का जो क्रोमैटिन था, जो कंडेंस फॉर्म था, वो ऐसे स्ट्रेट होगा और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं, क्रोमोसोम का लिटरली अगर मतलब देखें तो क्रोमो, क्रोमो मतलब होता है कलर और सोम्स मतलब होता है बॉडी, मतलब कि कलर और बॉडी। माइक्रोस्कोप के नीचे ये कलर स्टेनिंग लेता है, कलर्ड बॉडी दिखता है, इसलिए इसका नाम क्रोमोसोम्स पड़ा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स ऐसे जैसे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए, वो मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन के अंदर होते हैं कितने, 46 क्रोमोसोम, या फिर कह सकते हैं 23 पेयर। क्यों कह सकते हैं 23 पेयर, क्योंकि जो टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं वो फादर के साइड से 23 क्रोमोसोम्स आए होंगे, किसके अंदर, गैमीट के अंदर। गैमीट के अंदर मतलब कि जो स्पर्म है वो 23 क्रोमोसोम कैरी कर रहा होगा। ठीक है, मदर के साइड से आएंगे 23 क्रोमोसोम, किसमें, गैमीट्स में। मदर के साइड से गैमीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया है ह्यूमन के अंदर, ओवम कहेंगे। ठीक है, मेल गैमीट, स्पर्म। ठीक है, तो 23 अब जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है आप सबको पता है, जाइगोट। जब जाइगोट बनेगा तो यहाँ से 23, यहाँ से 23, टोटल कितने हो जाएंगे, 46। क्या, 46 क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम को हम लोग और कैसे कह सकते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि 23 यहाँ से आ रहा था और 23 यहाँ से आ रहा था, तो 23 पेयर है। अब इनकी नंबरिंग की हुई है, 1 क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, 1 2 3 ऐसे कर करके कहाँ तक, 22 तक, 22 तक किया हुआ है। तो 22 तो सीधे पेयर हो जाएंगे, कैसे, जैसे कि मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, तो इधर से पैटर्नल कॉपी, इधर से मैटरनल कॉपी, ऐसे साइड बाय साइड लाई कर लेंगे और इनको हम लोग कह देते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 होगा। ये सब कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। किसके न्यूक्लियस के अंदर, जाइगोट के न्यूक्लियस के अंदर। ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 होगा, फिर ऐसे ही 3 होगा, ऐसे कर करके क्रोमोसोम नंबर 22 होगा और वहां पे भी ऐसे साइड बाय साइड दोनों आके लाइक कर रहे होंगे। ठीक है, तो 22 में 22 नंबर तक दो 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 है, मतलब कि पेयर्स है, तो हमें 44 क्रोमोसोम का हिसाब मिल गया है। ठीक है, बचते कितने हैं 46 में से, अगर 44 हटा दो तो दो क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम्स बचते हैं। अब ये दो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये दो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर वो फीमेल है, अगर वो फीमेल है तो होगा XX,
अगर वो मेल है तो होगा XY। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो मैं आपको वहाँ पे ही एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इस जगह का रेफरेंस दे दूंगा और इसी के आगे वो डेवलप करेंगे कॉन्सेप्ट। तो हम बेसिकली डिस्कस ये कर रहे थे कि हर चीज़ को बिल्कुल बेस से लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ये जो चीज़ें हैं ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा, ये इतनी ज़्यादा बेसिक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मान के चलते हैं कि ये आता ही होगा लोगों को, पर क्योंकि बिल्कुल बेसिक से अगर लेके चलोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तभी आगे डेवलप हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेस से लेके एक-एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, कैरेक्टर्स क्या है, ट्रेट क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, 46 क्यों है, 23 पेयर क्यों है, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें। तो अब हम देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम थे मैटरनल साइड के और पैटर्नल साइड के, ये एक्चुअली में अटैच हो जाते हैं एक जगह से। इस पॉइंट पे सपोज अटैच और इस पॉइंट पे अटैच है, तो ये अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है और जब ये अब अलग होंगे तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पैटर्नल ट्रेट है, मैटरनल ट्रेट है, वो दोनों मिक्स हो चुके हैं। कैसे दोनों चीज मिक्स हो चुके हैं? क्योंकि ट्रांसफर हुआ था क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर, तो इसलिए एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनेगी और यहाँ पे हेरिडिटी के कुछ नए प्रिंसिपल्स और नए उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नए तरीके से बनेंगे, एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बनेगा। पूरे समझाने का पॉइंट ये था, ठीक है? और बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे अप्लाई करना होगा, वो मैं उसको उस टाइम पे ही बता दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है ये चीज़, ठीक है? तो अब हम आते हैं यहाँ पे हेरिडिटी। तो इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स हमने देख लिया, ठीक है? हेरिडिटी में मेन क्या है कि हमें इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में देखना है, एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में नहीं देखना है, ठीक है? अब हम आते हैं मेंडल के ट्रेड्स के ऊपर। मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो देखो, मेंडल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेंडल जो था वो एक्चुअली वो मैथमेटिशियन था, मैथमेटिशियन, ठीक है? पर क्या हुआ कि अपने फादर के साथ उसने पी प्लांट्स उगाना स्टार्ट किया। पी प्लांट्स साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है कई बार, पायसम सटाइवम, ठीक है? पी प्लांट्स उगाना स्टार्ट किया, पायसम सटाइवम, ही वाज अ मैथमेटिशियन। तो पी प्लांट्स के बाद क्या किया? ऑब्जर्वेशन देखो, अगर कोई साइंटिस्ट है तो हमेशा उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ही टुक 7 कैरेक्टर्स, ठीक है? 7 कैरेक्टर्स। अब आपको कैरेक्टर्स का मतलब पता है क्या चीज होती है, और 7 कैरेक्टर्स में सब में दो दो ट्रेड्स थे पढ़ने के लिए, तो मतलब कितने ट्रेड्स हो गए? 14 ट्रेड्स। पी प्लांट उगाया उसने, सपोज, जैसे कि सपोज ये पी प्लांट है, ठीक है? सपोज ये पी प्लांट है, ठीक? पी प्लांट उगाया उसने, तो 7 कैरेक्टर्स उसने स्टडी किया। एक पी प्लांट पे एक कैरेक्टर स्टडी किया, और उसने बहुत सारे पी प्लांट उगाए थे, तो 7 कैरेक्टर्स टोटल स्टडी किए। कौन कौन से? जैसे उसने हाइट पढ़ा, ठीक है? हाइट में क्या क्या हो सकता है? टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। तो जो उसने पी प्लांट उगाया, एक पी प्लांट मेरे सामने है, ठीक है? अब मुझे इसमें हाइट के बारे में स्टडी करना है, तो मैं देखूंगा कि ये जो पी प्लांट है वो बाकी से लंबा है या बाकी से छोटा है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने हाइट कैरेक्टर पढ़ा और उसमें ट्रेट देखा कि इस पर्टिकुलर पी प्लांट का ट्रेट क्या है, टॉल है या फिर ड्वार्फ है, ठीक है? अब उसके बाद क्या क्या देख सकते हैं? उसने क्या क्या देखा था साथ में? फ्लावर कलर देखा था, सीड कलर देखा था, सीड शेप देखा था, फ्लावर पोजीशन देखा था, फ्लावर पोजीशन कितने हो गए? 5। और क्या देखा था? पॉड शेप देखा था। पॉड शेप, पॉड क्या होता है? मतलब कि पी जो है, अगर आपने कभी मटर छुड़ाई है तो आपको पता है कि वैसा एक पॉड में इनक्लोज होता है, वो बंद होता है, तो पॉड का शेप और पॉड का कलर, टोटल 7 कैरेक्टर्स हो गए। और सारे कैरेक्टर की खास बात क्या थी? सब में दो दो ट्रेड्स थे, जैसे कि सीड कलर में
येलो, ग्रीन, ठीक है। सीड शेप में फुल, मतलब कि राउंड या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड, रिंकल्ड, ठीक है। इस तरीके के हिसाब से था, कैरेक्टर्स उसने पढ़े थे, 7 कैरेक्टर्स 14 ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब उसने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, हेरिडिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या कि ये जो ट्रेड्स हैं ये एक्वायर्ड है कि इनहेरिटेड है, पहले तो ये बताओ मुझे। तो ये ट्रेड्स पढ़ के क्या लग रहा है, कैरेक्टर पढ़ के क्या लग रहा है कि ये एक्वायर्ड ट्रेड्स देंगे या फिर इनहेरिटेड है। हाइट की बात करें, एक्वायर्ड है कि इनहेरिटेड, इनहेरिटेड है। फ्लावर कलर इनहेरिटेड है, सीड कलर इनहेरिटेड, इनहेरिटेड। सारी ये खास बात थी इनमें, ये सारे जो कैरेक्टर्स लिए थे और ये जो सारे कैरेक्टर्स दो ऑल्टरनेट, वो सारे क्या थे, एक्वायर्ड थे। तो एक्वायर्ड थे तो मतलब कि उसका जेनेटिक लेवल पे कोई सिग्निफिकेंस होगा, उसका कोई जो इंफॉर्मेशन, सपोज सपोज बहुत टॉल हाइट का, उसके टॉलनेस का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उसका जीन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसके जीन, अगर उसके जेनेटिक स्टडी करें तो हमें पता चल सकता है उसके जीन से कि इस आदमी में टॉल हाइट होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके जीन से ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स उसने उठाए स्टडी करने के लिए, उसका सबका एक जेनेटिक लेवल पे एक उसका significant था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब उसने स्टडी किया तो हेरिडिटी के बाद उसको एक काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। पहले तो उसने मैथ्स को बायो के साथ ब्लेंड किया, बायो के साथ उसने मैथ्स ब्लेंड किया। कैसे? तो सपोज कि एक था टॉल प्लांट और एक था ड्वार्फ प्लांट। सपोज मैं यहाँ पे ड्वार्फ बना देता हूँ, ड्वार्फ प्लांट था, ठीक है। ये टॉल था, ये टॉल था और ये ड्वार्फ था, मतलब कि छोटा था। अब ये दोनों को क्रॉस कराया, क्रॉस कराने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में प्रोडक्शन कराया नया पौधा उगाने के लिए, ठीक है। कैसे करा सकते हैं, जो फीमेल गैमीट्स होंगे यहाँ पे उसके उठा के मेल गैमीट्स के ऊपर, सॉरी जो मेल गैमीट्स होंगे एंथर पोलन, उसको उठा के फीमेल गैमीट के स्टिग्मा के ऊपर हम लोग अगर स्प्रिंकल करवा दे और उसके बाद उसको एनक्लोज कर दे पॉली बैग में, ताकि किसी और से वो फर्टिलाइज ना हो, तो हम कंट्रोल में करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यही पौधे का जो पॉलन है वो इसको फर्टिलाइज करेगा। हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ लिया तो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता है कि क्या, ठीक है। तो उसने जब ये कराया, क्या कराया, टॉल वाले को, अब ये क्या है, ये है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड मैंने बता दिया था, फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूँ। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि उनके पास पेयर्स में क्रोमोसोम्स होंगे, जैसे कि ह्यूमन में मैंने बोला कि 46 है, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। और ये पेयर क्यों आते हैं, क्योंकि एक पैटर्नल कॉपी होगी, एक मैटरनल कॉपी होगी। यही तो हम तब से डिस्कस कर रहे थे ऊपर, कि एक पैटर्नल कॉपी होगी, एक मैटरनल कॉपी होगी, इसलिए ये पेयर में रहेंगे। अभी हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, एक पैटर्नल कॉपी एक मैटरनल कॉपी, यहाँ पे हमने देखा ये पेयर में है, सब में दो दो हैं। तो इन तरीके के जब ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, जब ये पेयर में एग्जिस्ट करेंगे दो दो के पेयर में, डिप्लॉयड, क्या कहेंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और जब वो सिंगल कॉपी एग्जिस्ट करेगा, अगर हम कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम है, सिंगल कॉपी है, तो फादर के साथ क्या है, मदर के साथ क्या है, उसका मतलब नहीं है, सिंगल कॉपी है, सिंगल सेट बचे हैं उनके पास। वहाँ पे टोटल बस 23 क्रोमोसोम है गैमीट में, ठीक है। अगर ओवम की बात करें, वहाँ पे भी बस 20 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि 46 क्रोमोसोम कभी रहे होंगे, पर वो 23 का एक ओवम, 23 का दूसरा ओवम में डिवाइड हो गया है। स्पर्म में भी यही हुआ है, 46 का भी रहा होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, पर जब उसको गैमीट बनाना था तो वो 23 और 23 वाले में डिवाइड हो चुका है। तो अब यहाँ पे बस 23 है, यहाँ पे 23 पेयर नहीं है गैमीट में। तो ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे, हैप्लॉइड सेल। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जो है वो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टी टी हम रिप्रेजेंट करेंगे एक
फादर साइड से और एक मदर साइड से, इस वजह से हम लोग 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीटी। अब ड्वार्फ को हम लोग डीडी लिख सकते थे, पर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये डी क्या चीज था, तो इसलिए हम जो ये कैपिटल है उसी का स्मॉल लिख देंगे, मतलब कि बड़ा नहीं है। अगर कैपिटल टी वॉज टॉल, देन स्मॉल टी इज अदर फॉर्म ऑफ जो भी कैरेक्टर है। मतलब टॉल के अलावा कौन सा कैरेक्टर था, ट्रेड था अपने पास, टॉल के अलावा कौन सा ट्रेड था, ड्वार्फ ट्रेड था। तो अगर कैपिटल टी लिखा दिख रहा है मतलब वो टॉल है, कैपिटल टी का मतलब है टॉल है। अगर स्मॉल टी लिखा हुआ दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ड्वार्फ है ये, ठीक है। तो ये वाली क्रॉस कराई, जब ये वाली क्रॉस कराई तो उनको ये मिला, और इसमें क्या देखा कि सारे टॉल थे, जितने भी प्लांट बने वो सारे टॉल थे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात हो गई, क्योंकि छोटे वाले का भी तो जेनेटिक में कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था यहाँ पे, बड़े वाले का भी आना चाहिए था। तो समझ सकते हैं कि कुछ टॉल होने चाहिए थे, कुछ ड्वार्फ होने चाहिए थे। पर देखा क्या गया कि जब ये वाला क्रॉस कराया तो ऑल वर टॉल, सारे के सारे टॉल थे, ठीक है। तो पहले हम 2 वर्ड और देखते हैं जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। ये जो टी टी मैंने लिखा है, या फिर जो ये आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। और सारे के सारे टॉल दिख गए, मतलब जेनेटिक लेवल पे उसकी स्टडी नहीं करनी है, हमें पता नहीं करना क्या है, हमें एक्चुअली में वो दिख रहा है, हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये लंबा है, ये छोटा है, इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर ब्लू है। तो जो भी दिखा, जो आप देख के बता सकते हो, वो होता है क्या, फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप कौन कौन से हमने लिए थे, टी टी कैपिटल और दोनों स्मॉल टी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्रॉस कराया तो हमें मिला कैपिटल जीनोटाइप, इसका F1 जनरेशन का, इसको हम लोग कहते हैं F1 फीमेल 1 जनरेशन, ठीक है, यही नाम दिया है F1 जनरेशन में हमें जीनोटाइप मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या देखा, ये वाले जो इस तरीके के जब भी जेनेटिक मटेरियल पे होगा तो वो जो प्लांट तो अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली कि ये सारे के सारे टॉल बन गए, ठीक है। पहले तो आप ये देख लो कि इस तरीके की कंडीशन को जब भी ये ऐसा रहे या फिर वो ऐसा रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर लाइन कहते हैं, प्योर लाइन। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, होमोजाइगस। अगर पेरेंट के रेफरेंस में बात करें तो हम लोग कहेंगे प्योर लाइन पेरेंट। प्योर लाइन पेरेंट का मतलब है कि ये पेरेंट्स को इतने बार क्रॉस करवाया हुआ है कि एक बिल्कुल स्टेबल ट्रेट हो गई। अब इनको पता चल गया कि ये वाला जो है वो पूरा टॉल ही देगा, अब इनको पता चल गया कि ये वाला जो है वो पूरा ड्वार्फ ही देगा, तो उस केस में हम लोग कहेंगे प्योर लाइन पेरेंट। पर इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि जब दोनों सेम सेम टाइप के हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हम लोग कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन। पर अगर ये वाला कंडीशन हो, एक तो कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है, हेट्रोजाइगस। यहाँ तक हमने देख लिया होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन सा एलील, एलील क्या चीज है अभी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा एलील किसको डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। एलील मैंने बोला, एलील क्या चीज है, एलील है ये पर्टिकुलर, या तो ये कैपिटल टी या तो ये स्मॉल टी, ये जो पर्टिकुलर एक जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग एलील कहेंगे। ये ट्रेट की रिप्रेजेंटेशन है। ट्रेट क्या था, टॉल और डॉर्फ था, टॉल और डॉर्फ था। टॉल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, टी से, डॉर्फ को किससे कर रहे थे, स्मॉल टी से। तो ये एलील जो है वो ट्रेट की रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी हेट्रोजाइगस का केस होगा, जैसे यहाँ पे आया था, तो सारे, तो हमें देखना होगा कि कौन सा किस पे डोमिनेट करेगा, डोमिनेटिंग कौन है, डोमिनेटिंग कौन है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। और ये एलील्स कैसे बने, डोमिनेट कौन किया, क्यों बना, यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट पार्ट भी, आप समझ के पढ़ो तो आप काफी इसके डिटेल में बहुत बच्चों को बहुत फैसिनेटिंग लगती है जेनेटिक्स। तो आगे के वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मेंडल का टॉपिक आपके बुक में थोड़ा छोटा दिया है, बट काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा आपके लिए समझना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बुक में पढ़ लिया तो आपको आ जाएगा।
यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको अच्छे से कंसेप्चुअल समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो